सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पूर्व के कालांशों में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा। इसी प्रथम अध्याय का दूसरा अध्याय फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। जिस प्रकार से हमने पूर्व में पढ़ा कि फ्रांस के अंदर किस प्रकार से लोगों के बीच में राष्ट्रभक्ति भावना से प्रेरित होकर फ्रांस के अंदर अत्याचार, प्रथम 2 स्टेट्स के लोगों के अत्याचार, देश के अंदर अच्छी बातें, देश किस प्रकार से विकास करता रहे, इन सारी बातों के लिए सामूहिक बातचीत हुई। वर्साय के महल में इस प्रकार से समाज के प्रतिष्ठित 3 स्टेट्स के लोगों के बीच में समाज का मूलभूत किस प्रकार से विकास हो, इसके लिए चर्चा हुई। लेकिन उस चर्चा का समग्र परिणाम यह रहा कि किसी भी स्टेट्स के लोगों के बीच में एक सहमति नहीं बनी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत फ्रांस में किस प्रकार से हुई, उसके बारे में हमने पूर्व में जान लिया। अब आगे के बिंदुओं में प्रथम बिंदु जो है बास्तिल पर धावा और क्रांति की शुरुआत। फ्रांस के अंदर बास्तिल का जो दुर्ग था, उस दुर्ग पर फ्रांस की जनता ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण एक सामाजिक असंतोष, आर्थिक असंतोष का परिणाम था, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 14 जुलाई 1789 को जनता ने फ्रांस के बास्तिल दुर्ग पर धावा बोल दिया और उस दुर्ग को नेस्तनाबूद कर दिया, अर्थात उस दुर्ग को ही नष्ट कर दिया। फ्रांस के गांवों में अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह को बुलाया है। जनता को दबाने के लिए फ्रांस की जनता ने ग्रामीण किलों पर अधिकार कर दिया, उनके भंडारों को लूट लिया, लगान के दस्तावेजों को जलाकर नष्ट कर दिया। कुलीन लोग बड़ी संख्या में जागीरें छोड़कर पड़ोसी देशों में चले गए। इस प्रकार की फ्रांस के अंदर एक अफवाह फैली कि फ्रांस की जो जनता है वो सरकार के विरुद्ध हो चुकी है, राजा के विरुद्ध हो चुकी है, और संभ्रांत वर्ग के लोग, जो प्रथम स्टेट्स के जो लोग थे, उन्होंने देश के अंदर भाड़े के गुंडों को बुलाकर देश के अंदर असंतोष की भावना फैला रहे हैं। आगे के बिंदु में हम जानेंगे कि सम्राट द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता। जिस प्रकार से बास्तिल के दुर्ग पर जनता का एक असंतोष पूरे देश ने देखा, तो सम्राट ने जनता के सामने झुकना पड़ा और लुई 16वें ने सम्राट ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी। नेशनल असेंबली से तात्पर्य वहाँ की सर्वोच्च संस्था जो देश को संविधान के अनुरूप संचालित करे। बिंदु में आगे आपकी स्लाइड पर दिखेगा कि फ्रांस के सम्राट ने विद्रोही प्रजा की स्थिति का अनुमान करके नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, जिसकी सत्ता अब देश में आने लगी और संविधान का अंकुश पूरे फ्रांस में होगा, ऐसी उस नेशनल असेंबली की मान्यता थी। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्य, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई, जिसके कारण फ्रांस की जो एक आर्थिक विकट स्थिति थी, उसके अंदर कुछ सहारा मिला।
हम सभी फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से फ्रांस में शुरुआत हुई उन बिंदुओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो तीसरा बिंदु जो है वो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अर्थात पहले एक राजा का अधिकार पूरे फ्रांस पर था और लुई 16वें का जो अत्याचार था उससे त्रस्त होकर फ्रांस ने एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर अग्रसर होने लगा। नेशनल असेंबली जो देश की सर्वोच्च संस्था थी, सन 1791 में संविधान का एक प्रारूप पूरा कर लिया गया जिसका उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित किया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संवैधानिक राजतंत्र की नींव से तात्पर्य है कि संविधान में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता न होकर अब जनता के हाथ में सत्ता आने लगी और जनता की आवाज़ को देश में सुना गया। फ्रांस में सम्राट की शक्तियों पर रोक लग गई। इसके स्थान पर अब संवैधानिक राजतंत्र एवं जनता के द्वारा फ्रांस का शासन चलने लगा। कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। अब यही कर लगाती थी और सारे जो कर थे वो देश की जनता के अनुकूल थे, वही कर लगाने प्रारंभ किए गए। आगे के बिंदु में हम जानेंगे पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अर्थात कुछ लोगों को अधिकार दिए गए। वो अधिकार कौन कौन से थे, आइए इस स्लाइड पर जानेंगे कि फ्रांस में अब नागरिकों के नैसर्गिक अर्थात जन्मजात नैसर्गिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनकर तैयार हुआ, जिसमें जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार जनता को दिए गए। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मता अर्थात जन्म से प्राप्त हो गए। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। अर्थात इस बिंदु में संपूर्ण बात का उद्देश्य यही है कि जनता को कुछ अधिकार दिए गए, जनता को बोलने का अधिकार मिला और जनता कोई देश के अंदर अच्छी बात है तो उसकी प्रशंसा कर सकती थी और बुरी बात है तो उसका पुरजोर जो है वो विरोध कर सकती थी। लीजिए आगे के बिंदु में हम और जानेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति है वो राजनीतिक प्रतीकों के मायने में किस प्रकार से फ्रांस में देखी जाने लगी। अर्थात फ्रांस के अंदर उस समय काफ़ी जनता जो है वो अशिक्षित थी, पढ़ नहीं पाती थी। इस कारण से वहाँ के राष्ट्रभक्त और जागरूक लोगों ने इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए जिन प्रतीकों को देखकर फ्रांस की जनता जागरूक हो सके और उन प्रतीकों का शाब्दिक क्या तात्पर्य था वो भी समझ सके। आइए इन बिंदुओं में हम ये जानेंगे कि वो प्रतीक शब्द कौन कौन से थे। 18वीं सदी में फ्रांस के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाने लगा। इन प्रतीकों को हम नीचे इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे टूटी हुई जंजीर। इस प्रकार का कहीं पर भी दृश्य या चित्र दिखता था तो वो एक आज़ादी का प्रतीक माना जाता था। इसी प्रकार से छड़ों का बच्छीदार गट्ठर अर्थात छड़ों का एक गट्ठर था, वो उसका शाब्दिक अर्थ था एकता में बल है। अर्थात फ्रांस के सारे नागरिक एक रहेंगे तो हम देश का विकास कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरी जो आकृति थी, त्रिभुज के अंदर रोशनी देखती आँख, उसका तात्पर्य शाब्दिक अर्थ था ज्ञान का प्रतीक। अर्थात जो ज्ञानवान लोग थे उनके लिए ये प्रतीक चिन्ह था। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, इस प्रकार के जहाँ पर भी चित्र देखते थे तो उसका शाब्दिक अर्थ था समानता का प्रतीक। विधिपट अर्थात कानून सबके लिए समान है। इस प्रकार के जो चित्र फ्रांस में दिखते थे तो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी इन प्रतीकों को देखकर वो अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को भर सकता था। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही है। मैं कुछ अभ्यास के प्रश्न आप सभी को दे रहा हूँ। अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब उसको अपनी कॉपी में ठीक से करेंगे।
पहला प्रश्न है, बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ? दूसरा प्रश्न है, नेशनल असेंबली के क्या कार्य थे? तीसरा प्रश्न है, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई? प्रश्न 4, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या है? पांचवा प्रश्न है, फ्रांस में टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे, ऐसी आप सबसे मेरी अपेक्षा है। आगे के कालांश में इसी अध्याय की आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।